कहानी की शुरुआत एक दूर दराज बसे छोटे से गांव से होती है, जहां के लोग हमेशा डर के साए में जीते थे। दरअसल इस गांव में बहुत समय से एक खौफनाक कहानी फैल रही थी, जिसने सभी लोगों के दिलों में डर भर दिया था। गांव वालों का कहना था कि नदी के पास एक भयानक राक्षस रहता है, जो इंसानों का शिकार करता है, उन्हें मारकर उनका सिर काट देता है और फिर उस सिर को खा जाता है। इसके बाद वो बिना सिर वाली लाश को नदी से बाहर फेंक देता है। शुरुआत में लोगों ने इस कहानी को सिर्फ एक अफवाह या पुरानी लोक कथा समझा था, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे और वो डरावनी कहानी सच होती हुई दिखाई देने लगी। ये सब देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। अब किसी को भी शक नहीं रहा कि नदी के पास सच में कोई खतरनाक चीज मौजूद है, बल्कि उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वहां कोई भयानक राक्षस रहता है। अब हालात ऐसे हो गए थे कि जब भी गांव से कोई व्यक्ति अचानक गायब होता, तो लोग बिना किसी जांच पड़ताल के यही मान लेते थे कि उसे नदी वाले राक्षस ने मार दिया है। फिर एक दिन यही डरावनी घटना एक युवा लड़की के साथ हुई, जिसका नाम नागा था। एक दिन वो अचानक बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। कुछ समय बाद उसकी चप्पलें नदी के किनारे मिली, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। इसी वजह से पूरे गांव ने मान लिया कि नागा को भी उसी नदी के राक्षस ने मार दिया है, इसलिए किसी ने भी उसे ढूंढने की हिम्मत भी नहीं की। यहाँ तक कि गांव के मुखिया ने भी इस मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। वो थी नागा की आंटी मोहीक। मोहीक को पूरा विश्वास था कि उसकी भतीजी अभी भी जिंदा है, या फिर किसी ऐसी मुश्किल में फंसी है जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रही। अब जब गांव का कोई भी व्यक्ति मोहीक की मदद के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उसने शहर से मदद लेने का फैसला किया। इसी फैसले के चलते उसने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को बुलाया, जिसका नाम डिटेक्टिव कीन था। अब कुछ दिनों बाद कीन उस गांव में पहुंचा। मुश्किल और खतरनाक मामलों को सुलझाने की वजह से उसकी पहचान पहले से ही काफी मशहूर थी। यहाँ तक कि इस अनजाने गांव में भी लोग उसका नाम सुन चुके थे। गांव पहुंचते ही उसने मोहीक को ढूंढने की कोशिश की। तभी उसे पता चला कि वो गांव के मुखिया के घर गई हुई है। जब कीन वहां पहुंचा तो उसने एक बुरा दृश्य देखा, जहां गांव का मुखिया मोहीक से मिलने के लिए तैयार नहीं था और उसके गार्ड उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहे थे। ये देखकर कीन तुरंत बीच में आ गया और उसने गार्ड्स को रोक दिया। फिर उसने मोहीक को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब जब मोहीक ने कीन को देखा तो उसे बहुत राहत महसूस हुई। उसे लगने लगा कि शायद उसकी भतीजी को ढूंढने की अब भी कोई उम्मीद बची है। इसके बाद जांच की शुरुआत नागा के घर से हुई। वहां कीन की मुलाकात फीहा से हुई, जो नागा का असली पिता था। जब कीन ने उससे पूछा कि उसने अपनी बेटी को आखिरी बार कब देखा था, तो उसका जवाब काफी चौंकाने वाला था। सवाल का सीधा जवाब देने के बजाय फीहा का रवैया बेहद लापरवाह और कठोर दिखाई दिया। उसने बेपरवाही से कहा कि शायद नागा किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई होगी। ये बात सुनकर मोहीक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू में रखा। इसके बाद वो कीन को नागा के कमरे की जांच करने के लिए अंदर ले गई। पहली नजर में नागा का कमरा बिल्कुल साफ और व्यवस्थित दिखाई दे रहा था, लेकिन कीन की तेज नजरों ने कमरे में एक अजीब बात नोटिस की। उसने देखा कि फर्श पर फूलदान के प्लेट के कुछ टूटे हुए टुकड़े पड़े थे। मोहीक ने बताया कि ये बात काफी अजीब है, क्योंकि नागा एक दर्जी थी और उसे फूलदान इकट्ठा करने की कोई आदत नहीं थी। इसलिए सवाल उठता था कि ये अजनबी टुकड़े आखिर यहाँ आए कहाँ से। तब कीन ने पूछा कि क्या हाल ही में घर में कोई अजीब घटना हुई थी जिससे ये सब जुड़ा हो सकता है। ये सुनकर मोहीक को एक पुरानी बात याद आई। कुछ दिन पहले एक चोर घर में घुस आया था, लेकिन उस समय नागा ने उसे देख लिया था। नागा ने उसे डांटते हुए उसका सामना किया और दोनों के बीच झड़प भी हो गई। उस झड़प के दौरान नागा ने चोर के हाथ को घायल कर दिया था, लेकिन क्योंकि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, इसलिए उस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया और बात वहीं खत्म कर दी गई। अब जब घर से कोई पक्का सुराग नहीं मिला, तो कीन ने उस जगह पर जाने का फैसला किया जहां नागा आखिरी बार देखी गई थी। वो जगह नदी के पास का जंगल था। जहां नागा की चप्पलें मिली थीं, वहां कीन को एक अहम सबूत मिला। उसे वहां एक अजीब पौधे का बीज मिला। कीन उस बीज को लेकर गांव के शमन के पास गया ताकि वो उसकी पहचान कर सके। शमन ने उस बीज को देखते ही पहचान लिया और बताया कि ये एक ऐसे पौधे का बीज है जिसका असर नशे जैसा होता है और इसकी मदद से किसी इंसान को बेहोश भी किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही शमन ने कीन को एक कड़ी चेतावनी भी दी। उसने कहा कि अगर कीन को लगता है कि नागा के गायब होने के पीछे इंसानों का हाथ है, तो वो गलत सोच रहा है। शमन को पूरा यकीन था कि ये सब उस सिर खाने वाले राक्षस का ही काम है, लेकिन कीन ने शांत दिमाग से सोचा। उसे लग रहा था कि इस गांव में कुछ लोग सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब वो शमन के घर से बाहर निकला, तो उसे एहसास हुआ कि मोहीक चुपके से उसका पीछा कर रही थी। तब मोहीक ने कीन को बताया कि नागा उसके लिए कितनी खास थी। नागा की माँ उसे तभी छोड़कर चली गई थी जब वो बहुत छोटी थी। उसके बाद उसके पिता फीहा ने भी कभी उसे सच में अपनी बेटी की तरह नहीं अपनाया। ऐसी हालत में सिर्फ मैं वही थी जिसने नागा को प्यार और देखभाल के साथ पाला था। लेकिन मोहीक के पति को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अपनी भतीजी पर इतना ध्यान दे।
उसने मोहिक को साफ शब्दों में धमकी दी थी कि अगर उसने नागा की देखभाल जारी रखी तो वो उसे तलाक दे देगा। इसी वजह से मोहिक को मजबूरी में नागा से दूर होना पड़ा। लेकिन कई साल बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने अपने पति को तलाक दे दिया और अपनी भतीजी से दोबारा मिलने के लिए गांव वापस आ गई ताकि वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सके। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। गांव लौटने के कुछ ही दिनों बाद नागा अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। इस घटना के बाद मोहिक को गहरा पछतावा होने लगा। उसे लगता था कि अगर वो नागा को कभी छोड़कर नहीं जाती तो शायद आज वो सुरक्षित होती। मोहिक की सच्चाई और उसका पछतावा देखकर कीन ने उसे अपनी जांच में साथ रहने की अनुमति दे दी। अब जैसे ही रात हुई, पूरे गांव में फिर से डर का माहौल फैल गया। सिर खाने वाले राक्षस का डर इतना ज्यादा था कि हर व्यक्ति ने अपने घर के दरवाजे मजबूती से बंद कर लिए। लोगों ने अपने घरों के सामने शमन द्वारा दिए गए ताबीज भी लटका दिए ताकि बुरी शक्तियों से बचा जा सके। उधर कीन भी गांव में ही ठहरा हुआ था और वो भी इस भारी और डरावने माहौल को महसूस कर रहा था। लेकिन थकान के कारण जब उसे नींद आई तो उसके सपने में एक बेहद डरावना दृश्य दिखाई दिया। उसने खुद को नदी के किनारे खड़ा देखा। पानी में नागा का कटा हुआ सिर तैर रहा था और ऊपर से डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसका मुंह हिल रहा था जैसे वो किसी से मदद मांग रही हो। कीन अचानक घबराकर जाग गया। उसके शरीर पर ठंडा पसीना बह रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने अभी देखा वो सिर्फ एक साधारण सपना था या फिर नागा की बेचैन आत्मा का कोई संकेत। अब सुबह होते ही कीन ने समय बर्बाद नहीं किया और मोहिक के साथ फिर से पूरे गांव में घूमकर नए सुराग ढूंढने लगा। तभी उन्हें एक परेशान करने वाली जानकारी मिली। नागा के गायब होने वाले दिन उसे गांव के मुखिया की बेटी ट्वेट के साथ जोरदार बहस करते हुए देखा गया था। ये सुनते ही कीन और मोहिक तुरंत मुखिया के घर पहुंचे और ट्वेट से पूछताछ की। ट्वेट ने बताया कि उनका झगड़ा एक मामूली बात को लेकर हुआ था। उसने कहा कि नागा ने उसके लिए जो कपड़ा तैयार किया था उसका रंग गलत था, इसलिए उसने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। इस बात पर गुस्से में नागा ने कहा था कि अगर ट्वेट पैसे नहीं देगी तो वो ये पैसा उसके मंगेतर टैक्स से वसूल कर लेगी। इस घटना से ये संभावना बनती थी कि झगड़े के बाद नागा टैक्स से मिलने गई हो। कीन ने तुरंत टैक के बारे में जानकारी जुटाई। तब उसे पता चला कि टैक एक कुम्हार था जो मिट्टी के फूलदान और प्लेटें बनाता था। ये बात सुनते ही कीन को नागा के कमरे में मिले फूलदान के टूटे हुए टुकड़े याद आ गए। अब ये संभव था कि वो फूलदान टैक ने ही बनाया हो। इसी शक के आधार पर कीन और मोहिक सीधे टैक के घर पहुंच गए। लेकिन वहां का माहौल अजीब तरह से शांत और डरावना था। इससे मोहिक काफी डरी हुई लग रही थी, इसलिए कीन ने उसे बाहर इंतजार करने को कहा और खुद अंधेरे वर्कशॉप के अंदर चला गया। अंदर जाते ही अचानक कीन को ऐसा लगा जैसे सिर खाने वाला राक्षस नागा पर हमला कर रहा हो। लेकिन वो डरावना दृश्य एक पल में गायब भी हो गया। तभी उसे वर्कशॉप के पीछे से किसी के हिलने की आवाज सुनाई दी। कीन तुरंत वहां दौड़कर गया और आखिर में उसे टैग मिल गया। कीन ने बिना देर किए उस पर नागा के गायब होने में शामिल होने का आरोप लगा दिया और उससे पूछा कि आखिर में उसका नागा के साथ क्या रिश्ता था। सवालों के दबाव में आकर टैग ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सका और उसने नागा के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई बता दी। उसने बताया कि वो नागा से प्यार करता था और तुएट से अपनी सगाई तोड़कर नागा से शादी करना चाहता था। लेकिन उनका ये रिश्ता गांव के मुखिया और उसके परिवार को बिल्कुल मंजूर नहीं था। जब उन्हें इस प्यार के बारे में पता चला तो उन्होंने टैग को साफ शब्दों में धमकी दी थी कि अगर उसने सगाई तोड़ी तो वे उसकी और नागा दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। टैग की यह सच्चाई सुनने के बाद कीन और मोहिक के मन में एक नया शक पैदा हुआ। उन्हें लगा कि शायद गांव के मुखिया का परिवार ही नागा के गायब होने के पीछे जिम्मेदार हो सकता है, ताकि अपने परिवार की इज्जत बचाई जा सके। इस शक के साथ वे दोनों गांव के मुखिया के घर वापस गए। वहां लियाम, उसकी पत्नी विहोंग और उनकी बेटी तुएट से पूछताछ की गई। तीनों ने ये बात मानी कि वे टैग से नाराज थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने नागा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तभी ट्वेट ने एक नई और चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि टैग झूठ बोल रहा है, वो नागा से शादी नहीं करना चाहता था। असल में जब टैग को पता चला कि नागा उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो वो डर गया था। इसी डर की वजह से वो नागा को छोड़ना चाहता था। ये बात सामने आते ही पूरे मामले की दिशा बदल गई। अब ये साफ हो गया था कि नागा टैग के बच्चे से गर्भवती थी। अब इस घटना के पीछे कई लोगों के पास मजबूत कारण हो सकते थे। पहली संभावना ये थी कि टैग ने ही नागा को मार दिया हो ताकि उनके रिश्ते और गर्भ की सच्चाई सामने न आए और वो गांव के मुखिया की अमीर बेटी से शादी कर सके। दूसरी संभावना ये थी कि मुखिया के परिवार ने नागा को खत्म कर दिया हो ताकि उनकी बेटी की सगाई किसी बदनामी की वजह से टूट न जाए। लेकिन ये सब अभी सिर्फ शक और अनुमान थे। अभी तक किसी के खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला था। तभी कीन को एक पुराना सुराग याद आया जिसे पहले नजरअंदाज कर दिया गया था। वो था घर में घुसने वाला चोर। ये बात अजीब थी कि उसने उस समय कुछ भी चोरी नहीं किया था। कीन ने इस घटना के आधार पर एक नई संभावना सोची कि टैग ने उस चोर को भेजा हो ताकि वो नागा से वो फूलदान वापस ले आए जो उसने उसे दिया था। अगर वो चीज मिल जाती तो उनके रिश्ते का सबूत खत्म हो सकता था।
या फिर यह भी हो सकता था कि मुखिया के परिवार ने किसी हत्यारे को चोर बनकर नागा के घर भेजा हो, लेकिन नागा के विरोध करने की वजह से उनका प्लान सफल नहीं हो पाया। अब चाहे इस योजना के पीछे कोई भी रहा हो, सच्चाई तक पहुंचने की चाबी उसी चोर के पास थी जिसका हाथ घायल हुआ था। इसके बाद कीन और मोहीग उस चोर को खोजने निकल पड़े। चूंकि सबसे बड़ा सुराग हाथ की चोट थी, इसलिए कीन ने ऐसी योजना बनाई कि वो शक वाले लोगों के हाथों को ध्यान से देख सके। आखिर में उनकी तलाश सफल हुई। उन्हें टोंग नाम का एक आदमी मिला जो पहले भी कई बार चोरी कर चुका था। जब टोंग के हाथ को देखा गया तो उसमें हाल ही की चोट का निशान था। कीन ने उससे सख्ती से पूछताछ की, तब उसने मान लिया कि उसी रात वो नागा के घर में घुसा था। लेकिन जब उसे पूछा गया कि उसे नागा को मारने के लिए किसने पैसे दिए थे, तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसे किसी ने कोई आदेश नहीं दिया था, वो सिर्फ पैसों की जरूरत के कारण चोरी करने गया था। हालांकि उसने एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उसने कहा कि जब वो उस रात नागा के घर से भाग रहा था, तब उसने एक अजीब दृश्य देखा था। उसने गांव के मुखिया की पत्नी विहोंग और नागा के पिता फीहा को चोरी छिपे साथ देखा था। बाद में ये सच सामने आया कि फीहा और विहोंग कई सालों से गुप्त संबंध में थे और उसी रात नागा ने अपने ही पिता को विहोंग के साथ रंगे हाथों देख लिया था। अब कीन का शक सीधे विहोंग पर जाने लगा। उसे लगने लगा कि शायद इन सारी घटनाओं के पीछे असली दिमाग वही है। लेकिन जब उससे सीधे सवाल किए गए तो विहोंग ने किसी भी अपराध को स्वीकार नहीं किया। अब उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं थे, इसलिए कीन और मोहीग के पास वहां से लौटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद भी दोनों ने हार नहीं मानी और गांव में दूसरे गवाहों की तलाश जारी रखी। जल्द ही उन्हें पता चला कि एक व्यक्ति ने नागा को जंगल में टुएट से मिलते हुए देखा था। ये जानकारी मिलते ही कीन ने तुरंत टुएट से पूछताछ की और सारे सबूत उसके सामने रख दिए। अब टुएट के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा था और आखिर में उसने सच्चाई कबूल कर ली। उसने बताया कि वो नागा से जंगल में मिली थी और दोनों के बीच बहुत तीखी बहस हुई थी और उसी बहस के दौरान टुएट ने एक पत्थर उठाया और नागा के सिर पर मार दिया। इस जोरदार वार से नागा तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। टुएट ने जब उसे जमीन पर पड़े देखा तो उसे लगा कि नागा मर चुकी है। घबराहट और डर के कारण वो बिना कुछ सोचे तुरंत वहां से भाग गई और नागा के शरीर को वहीं छोड़ दी। फिर कुछ ही समय बाद पुलिस गांव में पहुंची और टुएट को हत्या और लापरवाही से मौत का कारण बनने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ये सब देखकर मोहीग खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे लगा कि उसकी भतीजी नागा अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन टुएट की गिरफ्तारी के बाद भी कीन के मन में कई सवाल बाकी थे। मुख्य आरोपी पकड़े जाने के बावजूद एक बड़ी पहेली अभी भी सुलझी नहीं थी। नागा का शरीर आखिर गायब कैसे हो गया था, ये रहस्य अब भी बना हुआ था। फिर उस रात कीन सराय में अकेले बैठकर खाना खा रहा था। तब अचानक कमरे का माहौल बदल गया। कीन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य चीज कमरे में आ गई हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने वही भयानक सिर खाने वाला राक्षस खड़ा था। इस बार दृश्य और भी डरावना था। उस राक्षस के हाथ में नागा का कटा हुआ सिर था और वो उसे बेरहमी से खा रहा था। फिर वो डरावना प्राणी धीरे धीरे कीन की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो अचानक कीन पर झपटा, कीन डर के मारे जोर से चिल्ला उठा। सौभाग्य से पास में मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसकी आवाज सुन ली और वे तुरंत दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और कीन को बचा लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही पुलिस अंदर आई, वो राक्षस अचानक गायब हो गया। इस घटना के बाद कीन को यकीन हो गया कि इस मामले में कुछ ऐसा हो रहा है जो नॉर्मल नहीं है। अब उसने अपने साथियों को आदेश दिया कि वे इस राक्षस के पीछे छिपी असली सच्चाई का पता लगाएं। इसके लिए उन्होंने गांव के पुराने रिकॉर्ड और इतिहास को खंगालना शुरू कर दिया। तभी उन्हें 30 साल पुरानी एक भयानक घटना के बारे में पता चला। करीब 30 साल पहले इस गांव में एक बड़ा हादसा हुआ था। उस समय एक पूरे परिवार के 14 लोगों पर गांव से विश्वासघात करने का आरोप लगाया गया था। लेकिन बिना किसी सही जांच या न्याय के गांव वालों ने खुद ही फैसला कर लिया। फिर वे उन सभी लोगों को पकड़कर नदी के किनारे ले गए और वहां एक एक करके बेरहमी से उनके सिर काट दिए। लोगों का मानना था कि उस परिवार की पीड़ित आत्माएं मिलकर एक भयानक शक्ति बन गईं, जिसे बाद में सिर खाने वाले राक्षस के रूप में जाना जाने लगा। उस घटना के बाद से नदी को अभिशप्त जगह माना जाने लगा। लेकिन इस कहानी में एक अजीब बात भी थी। ये कहानी तो 30 साल पुरानी थी, लेकिन राक्षस के हमलों और हत्याओं की घटनाएं पिछले 5 से 10 सालों में ही अचानक बढ़ने लगी थीं। इससे एक नया सवाल खड़ा हुआ। अगर ये राक्षस सच में 30 साल से मौजूद था, तो वो 20 साल तक शांत क्यों रहा और अचानक अभी क्यों सक्रिय हुआ? अब कीन के मन में 2 तरह के विचार चल रहे थे। एक तरफ उसका तर्कसंगत दिमाग भूत प्रेत के अस्तित्व को मानने से इनकार कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अपनी आंखों ने उस राक्षस को कई बार देखा था। इसी बीच गांव के मुखिया के घर में भी भारी तनाव का माहौल बन गया था। मुखिया की पत्नी विहोंग पूरी तरह घबराई हुई थी। उसने अपने पति लियाम से मदद मांगी, लेकिन उसने इस मामले में और उलझने से मना कर दिया। तभी विहोंग के निजी नौकर ने एक डरावनी खबर दी। जिस आदमी को उसने नागा को मारने के लिए पैसे दिए थे,
उसने अभी तक ये काम पूरा नहीं किया था। यहीं से सच्चाई सामने आई कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे असली दिमाग विहोंग ही थी। अतीत की घटनाओं को याद करने पर सब साफ हो गया। जब जंगल में टुएट ने गुस्से में नागा के सिर पर पत्थर मारा था और वह बेहोश हो गई थी, तो टुएट डरकर वहां से भाग गई थी। लेकिन संयोग से विहोंग का नौकर उस घटना का गवाह बन गया था और उसने तुरंत अपनी मालकिन को सारी बात बता दी थी। लेकिन नागा की मदद करने के बजाय विहोंग ने इसे एक मौका समझा। वो अपनी बेटी की बदनामी से बचना चाहती थी, इसलिए उसने नौकर को पैसे देकर एक हत्यारे को बुलाने के लिए कहा। उस काम के लिए चुना गया आदमी था टोंग, वही चोर जिसे पहले पकड़ा गया था। लेकिन टोंग चालाक और लालची था। जब उसने जंगल में नागा को बेहोश हालत में पाया तो उसने एक नया प्लान बना लिया। नागा को मारने के बजाय उसने उसे छिपाकर कैद कर लिया। उसका इरादा था कि वो बार बार विहोंग को ब्लैकमेल करेगा और उससे पैसे वसूलता रहेगा। अब सारे सुराग फिर से टोंग की ओर इशारा कर रहे थे, इसलिए कीन और मोहिग ने उसका गुप्त रूप से पीछा करने का फैसला किया। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि टोंग फिर से विहोंग को ब्लैकमेल कर रहा था। वो धमकी दे रहा था कि अगर उसे और पैसे नहीं मिले तो वो नागा को जिंदा गांव वालों के सामने ले आएगा और विहोंग की सच्चाई सबको बता देगा। इस बात को लेकर दोनों की एक गुप्त मुलाकात जंगल में तय हुई। उसी जगह पर विहोंग, उसका नौकर और टोंग आपस में मिले। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। टोंग को शक हो गया कि नौकर उसे धोखा देने वाला है, इसलिए उसने नौकर की हत्या कर दी। अब विहोंग पूरी तरह टोंग के सामने फंस चुकी थी। वो उससे विनती करने लगी कि वो नागा को उसके हवाले कर दे ताकि वो खुद उसे मार सके। बदले में उसने टोंग को बचा हुआ सारा पैसा देने का वादा किया। टोंग इस सौदे के लिए तैयार हो गया और दोनों उस जगह पहुंचे जहां नागा को कैद करके रखा गया था। लेकिन जैसे ही विहोंग नागा को मारने वाली थी, उसी समय कीन और मोहिग वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही वहां तुरंत एक भयंकर टकराव शुरू हो गया। कीन ने अकेले ही टोंग का सामना किया और जोरदार लड़ाई के बाद अपनी बहादुरी से उसे एक पेड़ की नुकीली लकड़ी में भेद कर मार दिया। दूसरी तरफ मोहिग ने नागा को विहोंग के हाथों से छुड़ा लिया और उसे एक पेड़ से बांध दिया। अगले दिन पूरे गांव के सामने इस पूरे मामले की सच्चाई उजागर हो गई। इसके बाद विहोंग को हत्या की कोशिश के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर टैक ने भी टुएट से अपनी सगाई तोड़ दी और नागा के साथ फिर से अपना रिश्ता जोड़ लिया। अब वो नागा और अपने होने वाले बच्चे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई, लेकिन कीन के लिए मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसके मन में अब भी एक बड़ा सवाल घूम रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि आखिर वो राक्षस कौन था जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। अब जब कीन गांव से लौट रहा था, तब मोहिग भी उसके साथ थी। रास्ते में उसने एक महत्वपूर्ण बात बताई। उसने कहा कि उसने कभी भी उस राक्षस को नहीं देखा था जिसके बारे में कीन बात कर रहा था। फिर भी गांव के लोग मानते थे कि शमन द्वारा दिया गया एक खास पेय उन्हें उस राक्षस से बचाता है। कुछ झिझक के बाद मोहिग ने चिंता के कारण एक सच्चाई स्वीकार की। उसने बताया कि वो हर रात चुपके से वही पेय कीन के खाने में मिला देती थी, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसने खुद कभी वो पेय नहीं पिया था। ये सुनकर कीन गहराई से चौंक गया। उसने तुरंत उस पेय की जांच करने का फैसला किया। तभी एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। वो पेय किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं देता था, बल्कि वह एक शक्तिशाली नशे वाली दवा थी जो उसी पौधे के बीज से बनाई जाती थी जो पहले नदी के पास मिला था। इसका मतलब ये था कि पूरे समय गांव में कोई राक्षस था ही नहीं। लोगों को जो कुछ दिखाई देता था वो सिर्फ नशे के कारण पैदा हुई भ्रम की स्थिति थी। इस पूरे डर और झूठ के पीछे असली जिम्मेदार था शमन। अब एक और सवाल सामने आया, उसने ऐसा क्यों किया था? इस सच्चाई को समझने के लिए कीन ने गांव के इतिहास की और भी गहराई से जांच शुरू की। तभी एक छुपा हुआ सच सामने आया। 30 साल पहले जिस परिवार के 14 लोगों को मार दिया गया था, असल में उस परिवार में 15 लोग थे। उनमें से एक बच्चा बच गया था। उसी दिन उसके मन में बदले की आग भड़क उठी और उसने कसम खाई कि वो एक दिन इस अन्याय का बदला जरूर लेगा। इसके बाद वो गांव छोड़कर चला गया और कई सालों तक जहर और दवाइयों के बारे में सीखता रहा। कई साल बाद वो फिर से गांव लौटा, लेकिन इस बार वो अपनी असली पहचान में नहीं आया। वो शमन के रूप में गांव में वापस आया था। अब उसकी योजना बेहद चालाक और क्रूर थी। उसने अपने बनाए हुए नशे वाले मिश्रण से गांव वालों को भ्रम दिखाना शुरू किया। डर और उस नशे के असर में धीरे धीरे वो गांव वालों के दिमाग और उनके फैसलों को नियंत्रित करने लगा। फिर वो अपने दुश्मनों को एक एक करके मारता रहा, ठीक उसी तरह जैसे कभी गांव वालों ने उसके परिवार को मारा था। लेकिन जब कीन और पुलिस उसके झोपड़े तक पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी झोपड़ी पूरी तरह खाली थी। असल अपराधी यानी शमन वहां से पहले ही भाग चुका था। और इसी के साथ ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।